हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा और पवनों की गति, इन सब का जो योग होता है ना, वही कहलाती है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। और कितना लंबा समय होगा, जिसका जो टेम्परेचर होगा, जो रेनफॉल होगी, इनको हम ये नोटिस करके फिर जोड़ेंगे इनका योग। वो कम से कम 30 साल या फिर 30 साल से अधिक टाइम हो। 30 साल से अधिक या फिर 30 साल का जो भी वर्षा होगी, तापमान होगा, पवनों की दिशा होगी, पवनों की गति होगी या फिर वायुमंडलीय दाब होगा, इनको हम जोड़ेंगे, वही कहलाता है जलवायु या फिर क्लाइमेट। आगे देखिए, भारत की जलवायु को अगर हम एक शब्द में व्यक्त करें तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? उस शब्द को कहेंगे हम मानसून। मानसून कहेंगे। अगर हम इंडिया की जो जलवायु है उसको एक शब्द में डिनोट करें तो हम उसको कहेंगे मानसून। मानसून क्या होता है फ्रेंड्स? मानसून है ना, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन होता है, यानी कि मौसम के अनुसार जो हवाएं हैं ना वो बदलती रहती हैं, वही है मॉनसून। प्रत्यावर्तन यानी कि देखो, शीत ऋतु में तो जो हवाएं होंगी ना वो स्थल से चलेंगी समुद्र की ओर, और जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं होंगी वो समुद्र से चलेंगी स्थल की ओर। शीत ऋतु में स्थल से चलेंगी समुद्र की ओर और ग्रीष्म ऋतु में चलेंगी समुद्र से और स्थल की ओर। ठीक है, आगे देखिए, मॉनसून दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है, इसका पर्याप्त आर्थिक महत्व है। पर्याप्त आर्थिक महत्व कैसे है मॉनसून का? क्योंकि भारत में जो कृषि होती है ना वो ज़्यादातर उत्तरी भागों में होती है। उत्तरी भागों में ज़्यादातर जो कृषि है ना वो मानसून के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, इसीलिए जो भारतीय कृषि है उसको हम क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। जो ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जो जैसे भारत की कृषि है उसको क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मानसून का जुआ माना जाता है भारतीय कृषि को। क्यों? क्योंकि ये मानसून में होने वाली जो मानसून आता है, यानी कि जो रेनफॉल उस टाइम पे होती है, उसी के ऊपर ये निर्भर होती है। तो मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था घूमती है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मानसून ऋतु को शुष्क और आर्द्र दो कालों में बांटते हैं हम। किसमें? शुष्क में और आर्द्र में। मानसून को हम दो कालों में बांटते हैं और शुष्क काल के अंतर्गत आता है शीत शुष्क ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आती है। ये जो शीत शुष्क ऋतु है ना, ये ग्रीष्म काल में आती है। और जो आर्द्र काल होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? मॉनसून का आगमन, निवर्तन, और इस काल में ये शामिल किया जाता है। क्या कह रहा है देखो, फिर से देखो, शुष्क काल जो होगा ना उसमें तो हम शामिल करेंगे शीत ऋतु को, शीत शुष्क ऋतु को और ग्रीष्म ऋतु को। और जब ये आर्द्र काल होता है ना, इसके अंतर्गत हम क्या लाते हैं? मानसून का जो आगमन और निवर्तन का काल होता है वो आता है आर्द्र काल के अंतर्गत। आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, ये शीत शुष्क ऋतु, जो हमारा मानसून दो भागों में बटा था उसमें शीत शुष्क जो ऋतु है वो देखिए, यह मध्य दिसंबर से फरवरी तक का काल होता है, यानी कि मिड दिसंबर से और फरवरी तक चलता है शीत शुष्क ऋतु का टाइम। इस टाइम पे क्या होता है? जो सूर्य होता है ना वो दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य शीत शुष्क ऋतु के टाइम पे, यानी कि मध्य दिसंबर से फरवरी तक जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन हो जाएगा। और इस कारण से जो पश्चिमोत्तर भारत होता है वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जब सूर्य दक्षिणायन होता है। और यहाँ पे जो औसत जो टेम्परेचर होता है फिर ये 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस समय जो दक्षिणी भारत होता है ना वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। क्या क्या पढ़ा? शीत शुष्क ऋतु में जो ये सूर्य है ये दक्षिणायन हो जाएगा। इसका टाइम होता है दिसंबर से आधे दिसंबर से फरवरी तक। और यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम उत्तर भारत जो है वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ का जो औसत जो टेम्परेचर है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा, जबकि जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए,
जो पवन प्रवाह होता है वो उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर जो पवन है ना वो बहनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो पूर्वी तटीय भाग है उसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं वो वर्षा लेके आती हैं। ठीक है, क्या है, जो पवन प्रवाह होता है इस टाइम पे वो उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होगा, और जो पूर्वी तटीय भाग होते हैं ना उसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से क्या होता है, वर्षा आती है। और इस समय जो मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनसे वर्षा प्राप्त होती है। जो ये पश्चिमी विक्षोभ हैं, जो भूमध्य सागर के जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, ये क्या हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उपोष्ण पछुआ जेठ पवनों के द्वारा इराक, ईरान, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक भूभाग तक ये प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, ये होते हैं शीतोष्णीय चक्रवात होते हैं, जिनको कौन लेके आता है भारत में, इनको लेके आता है उपोष्णीय पछुआ जेठ पवनें लेके आती हैं। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व की ओर बढ़ने पर इनसे वर्षा की मात्रा में क्या होता है, कमी देखी जाती है। और पंजाब में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर वर्षा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर जब ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और फिर क्या होगा, पंजाब में, हरियाणा में जो है ना वो फसलें होती हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कौन सी फसलें होती हैं, वो होती हैं फ्रेंड्स गेहूं, चना, सरसों, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये किस कारण से होती हैं, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो हमें जल प्राप्त होता है ना उसके कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण उसको राजस्थान में कहा जाता है मावट। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में ना जो सेब की खेती होती है उसमें भी जो ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये वर्षा लाते हैं और सेब की खेती में ये हेल्पफुल होते हैं। आगे देखिए, जो हिमालय क्षेत्र होता है वहाँ पे जो हिमरेखा के ऊपर इनमें क्या होता है, हिमपात होता है, यानी कि बर्फ़ पड़ती है। जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ना, जब हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होगा, हिमपात तो होगा, यानी कि बर्फ़ पड़ेगी। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो क्या होगा, उसके बाद जो वो बर्फ़ है जब वो मेल्ट हो जाएगी तो वो नदियों के रूप में बह के जाएगी। और जो ये नदियाँ होती हैं ना जो भी हिमालय से निकलती हैं, ये फिर सारी की सारी नदियाँ सदा नीरा होती हैं, यानी ये 12 मासी नदियाँ होती हैं, जिसके कारण से जो ये बर्फ़ पड़ी थी इससे इनको क्या है, ये पानी मिलता रहता है पूरे वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, क्या पढ़ा हमने अब तक कि हमने मॉनसून को 2 भागों में बांटा था। पहला था शीत शुष्क। शीत शुष्क में हमने क्या पढ़ा कि जो शीत शुष्क ऋतु होती है वो मध्य दिसंबर से शुरू होती है और फरवरी तक का जो टाइम होता है वो होती है शीत शुष्क ऋतु। इसमें जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन हो जाता है, और जो पश्चिम और उत्तर भारत है इसका इस स्थान पर क्या होता है, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और यहाँ पे औसत जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसी टाइम पर ये जब ये ऋतु आती है ना यहाँ पे शीत शुष्क ऋतु उत्तरी भारत में और पश्चिमी भारत में, उस टाइम पर क्या होता है फ्रेंड्स, सेम उसी टाइम पर जब हमारे उत्तर भारत में पश्चिम भारत में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो जो दक्षिणी भारत होता है ना वहाँ पे टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि जो पवन प्रवाह है वो उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है जब भी ये वाली ऋतु आती है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो वर्षा लेके आते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उपोष्ण ये पछुआ जेठ पवन होती है ना उनके द्वारा होते हुए और हमारे भारत में आते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्व की ओर बढ़ने पर जो ये पश्चिमी विक्षोभ हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो कम करते हैं। और फिर पंजाब में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यूपी में होती है 4 सेंटीमीटर के आसपास। इसके बाद हमने पढ़ा जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं इससे हमें जो वर्षा प्राप्त होती है उसके कारण पंजाब, हरियाणा और यूपी वगैरह ये वाले राज्य हैं ना, इनमें हम बोते हैं गेहूं, चना और सरसों की फसल। ये हमने अब तक पढ़ा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, हाँ आगे हम ये पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में जो वर्षा होती है ना ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसको हम मावट कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सेब की खेती होती है ना उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। फिर हमने पढ़ा जो हिमालय वाला जो क्षेत्र होता है जो हिमरेखा से ऊपर होता है ना, वहाँ पे हिमपात होता है, जो कि हिमपात वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। फिर जो नदियाँ होती हैं उनमें पानी मेल्ट होके आता रहता है और ये सदा नीरा बन जाती है। ये नदियाँ हैं ये जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखिए,
यहाँ है फ्रेंड्स ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मध्य जून तक जो चलती है वो है ग्रीष्म ऋतु। मार्च से लेके और मध्य जून तक चलती है ग्रीष्म ऋतु। और इस टाइम पे जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है। सूर्य क्या हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है इस टाइम पे, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे। और जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे उसमें वृद्धि हो जाती है। और 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर, और 23 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या है? 21 मार्च को तो सूर्य जो है ना वो इक्वेटर पर, और 23 जून को चमकता है कर्क रेखा पर, यहाँ पे सीधा चमकता है। और यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है अधिक। और मार्च के मध्य में जो ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और मई के मध्य तक ये तापमान जो बढ़कर ये 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फिर है उत्तर पश्चिमी भारत में जो इस टाइम पे जो लू चलती है ना मई जून में, ये लू जो होती है ये तेज़ हवाएं ही होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में ये जून के समय में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लू। ठीक है। और फिर कई कई स्थानों पर तो क्या है 45 डिग्री से फिर 49 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। ये देखो राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पे 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। और जब ये लू चलती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हैजा जैसी बीमारी से मर भी जाते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए। फिर क्या होता है कि जो पश्चिम उत्तर भाग में जो भी वायुदाब था वो धीरे धीरे निम्न वायुदाब में बदल जाता है। पहले उच्च हो गया था ना यहाँ पे, अब ये धीरे धीरे निम्न वायुदाब में बदल जाता है। फिर दक्षिण पूर्वी और आर्द्र समुद्र की जो पवन है वो स्थलीय शुष्क धूल भरी जो आंधी है उसके मिलने से तूफान की उत्पत्ति होती है। क्या होगा फ्रेंड्स? जो ये उच्च वायुदाब था वो धीरे धीरे हो जाएगा कम, और जो दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवन आएगी और जो स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधी आएगी ना, जब ये आपस में मिलेंगी जो समुद्री पवन है और जो शुष्क जो आंधी थी ये धूल भरी ये मिलेंगी तो क्या आएगा? तूफान आएगा, जिससे पवन की गति और तेज हो जाएगी। और इस समय मानसून जो है वो पूर्व की ओर वर्षा करती है। क्या होता है यहाँ पे? पूर्व की ओर फिर वर्षा प्राप्त होती है। जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ना पूर्व में वो 10% होती है लगभग। ठीक है, 10% के लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो ये तेज़ जो तूफान आते हैं जो कि समुद्र की ओर से उठते हैं और जो तेज़ ये धूल भरी आंधी आती है, फिर पवन की गति तेज़ होगी, फिर जो मानसून पूर्व की ओर वर्षा करेगा वो लगभग 10% वार्षिक वर्षा होती है पूर्व में। फिर इसके बाद है विभिन्न भागों में जो ये वर्षा है ना इसके क्या क्या नाम है। देखो असम में जब ये वर्षा होती है तो इसको बोलते हैं चाय वर्षा, टी शावर बोलते हैं, जो मानसून में जो पूर्व की वर्षा होती है इसको। फिर उसके बाद बंगाल में बोला जाता है काल वैशाखी। बंगाल में क्या बोलते हैं? काल वैशाखी, मानसून पूर्व की वर्षा को। फिर केरल में बोलते हैं मैंगो शावर यानी कि आम्र वर्षा, और कर्नाटक में बोलते हैं टॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम, और उड़ीसा में इसी को बोलते हैं नार्वेस्टर। और इस समय होने वाली जो वर्षा है वो तड़ित झंझा भी उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत तेज जो थंडर स्ट्रोम होते हैं ना वो वाले आते हैं, बिजली चमकेगी और तेज आवाज़ होगी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? ये पूर्व की जो वर्षा होती है ये किस किस नाम से जानी जाती है? ये असम में जानी जाती है चाय वर्षा के नाम से, बंगाल में जानी जाती है काल वैशाखी के नाम से, केरल में आम्र वर्षा के नाम से, कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से, और चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा में इसको कहते हैं क्या? नार्वेस्टर। और इस समय होने वाली जो ये वर्षा होती है ना ये तड़ित झंझा उत्पन्न करती है, यानी कि बिजली चमकती है और तेज वर्षा होती है और आवाज़ भी तेज से होती है गर्जना की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो आर्द्र काल होता है ना इसके अंतर्गत हम मानसून के आगमन और जो निवर्तन काल होता है ना मानसून का उसको हम शामिल करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है फिर इससे ये 74% और 13% होती है, यानी कि जो सितंबर से मध्य दिसंबर तक जो बारिश होगी ना उसका ये डाटा दिया गया है यहाँ पे, जो कि 74% और 13% होती है। फिर आगे है जो मॉनसून की क्रियाविधि है, मॉनसून किन किन चरणों में हम समझ सकते हैं मॉनसून को वो देखिए।
सबसे पहले है, इसके 4 चरण हैं। सबसे पहले होगा मानसून का आरंभ और उसका अग्रसरण। दूसरा है वर्षा लाने वाले जो यंत्र तथा जो मानसूनी वर्षा का वितरण है वो। और तीसरा है मानसून का विच्छेद। और चौथा है मानसून में निवर्तन। ये है मानसून की जो क्रियाविधि है वो। अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मानसून का आरंभ और जो अग्रसरण है उसका क्या मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसका जो संबंध होता है उससे रिलेटेड सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वो देखिए, सबसे पहले तापीय संकल्पना। जो तापीय संकल्पना है इसका क्या मतलब है, देखो, तापीय संकल्पना के अकॉर्डिंग 21 मार्च के बाद जब जो सूर्य है ना वो उत्तरायण होता है, तो जो उत्तर भारत में जो गर्मी है वो बढ़ने लग जाती है। 21 मार्च के बाद क्या होगा, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो उत्तरी भारत है यहाँ पे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे जून तक का महीना आएगा ना, तो यहाँ पे असहनीय गर्मी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो पश्चिमोत्तर भारत होता है और जो पाकिस्तान और जो यहाँ पे जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो बन जाता है। और ये निम्न दाब का क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होंगी ना, वो भूमध्य रेखा को पार करते हुए और इधर आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं उनके रूप में भारत में जो पवन तंत्र है उसका ही अंग बन जाती हैं। क्या है, जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून पवनें हैं ना वो भारत में ही आ जाती हैं। और फिर हजारों किलोमीटर की ये समुद्री यात्रा के कारण इनमें जो भी नमी आती है ना, वो क्या होगा, फिर उस नमी को ये जो बादल होंगे वो सहन नहीं कर पाएंगे। क्या है कि बोझ बढ़ जाएगा बादलों में। फिर क्या होगा, काले कपासी जो बादल होंगे वो छाएंगे, ह्यूमस बढ़ेगी और जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे भारी वर्षा होगी। इस प्रकार का जो मानसून है वो आकस्मिक प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। क्या कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट या मानसून का विस्फोट, इस तरह से हम इसको कहते हैं। फिर है, इस समय पर्वतों का जो वितरण होता है वो वर्षा का मुख्य निर्धारक होता है। कैसे होता है कि जैसे देखो, अगर मान लो पवनें आ रही हैं और मार्ग में अगर पर्वत आ गया तो क्या करेंगी, वो पवनें वहीं पे बारिश कर देंगी। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे जो पवन विमुख ढाल आ जाएगा तो फिर वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाएगा और वहाँ पे बारिश नहीं होगी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए तापीय संकल्पना को कि 21 मार्च के बाद जब भी सूर्य उत्तरायण होएगा तो उत्तरायण होने के बाद उत्तरी भारत में गर्मी है वो बढ़ने लग जाएगी। धीरे धीरे वो गर्मी मई जून तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जो पश्चिम और उत्तर भारत है यहाँ से होते हुए और जो पाकिस्तान का एरिया है ना उसमें निम्न दाब क्षेत्र हो जाएगा। फिर जो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है ना, यहाँ होते हुए दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें थी वो विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आकर्षित हो जाएंगी। फिर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन है वो भारत में आ जाएंगी और इतनी लंबी दूरी तय करके और फिर ये समुद्र के ऊपर से आती हैं तो ये नमी धारण करे हुए होती हैं। फिर नमी धारण किए हुए होती हैं तो जो बादल हैं जो पवनें हैं वो ज़्यादा देर तक उस नमी को धारण नहीं कर सकती हैं। फिर धीरे धीरे बादल बनेंगे और फिर क्या होगा, ह्यूमस हो जाएगी और तेज़ बारिश होगी। इसको कहते हैं आकस्मिक मानसून का प्रारंभ यानी कि बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और ये पर्वत जो होते हैं, अगर मान लो मार्ग में पर्वत आ गया और पर्वत के ढालों पर जो मान लो बारिश हो गई तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो पाई और विमुख ढाल रह गया है पर्वत का तो वो वृष्टि से यानी कि वर्षा से वंचित रह जाएगा और वो वाला एरिया कहलाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। इसके बाद दूसरा है सिद्धांत फ्लोन का प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि देखो, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क क्षेत्र यानी कि जो ITCZ है वो वाला क्षेत्र, इसमें प्रति विषुवतीय पछुआ पवनें चलने लग जाती हैं। कौन सा क्षेत्र, जो ITCZ वाला जो क्षेत्र है ना, कौन सा, पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये विषुवतीय पछुआ पवनें चलने लग जाती हैं। और जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति बनती है तो जो ये ITCZ वाली जो पेटी होती है ये उत्तरी भारत की ओर जो है वो खिसक जाती है। कितना खिसक सकती है, ये अधिकतम 30 डिग्री नॉर्थ तक ये खिसक सकती है। तो ये जब ये खिसक जाती है तो क्या होता है, जो पवनें हैं ना ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती हैं। फिर से देख लीजिए,
जब है ना ITCZ वाली जो पेटी है वो भारत में उत्तर भाग की ओर सरक जाए तो दक्षिण पश्चिम भाग में जब मानसून के रूप में ये वर्षा करती है ना, तो यही है फ्लोन का प्रतिविश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए आगे आगे है मानसून का अग्रसरण, जो पश्चिम उत्तर भारत के निम्न दाब के कारण चाप आकार की आकृति में जो पश्चिम ये मानसून है इसका यहाँ पे आगमन होता है। और भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आता है। कब आता है? 25 मई को आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो मानसून आता है वो 25 मई को आता है। फिर मानसून की पवनें जो हैं वो 1 जून तक केरल के तट पर पहुंचती हैं और 10 जून तक मुंबई तथा कोलकाता और 15 जुलाई तक होते होते ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित कर देती हैं। तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो मानसून का अग्रसरण है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? ये सबसे पहले आता है 25 मई को। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। केरल के तट पर कब आता है ये? केरल के तट पर ये आता है 1 जून को और मुंबई में आता है 10 जून को और कोलकाता में आता है 15 जुलाई तक। और फिर 15 जुलाई के बाद तो ये क्या होता है कि पूरे के पूरे भारत उपमहाद्वीप को कवर कर लेता है मानसून। ठीक है, आगे है वर्षा लाने वाले जो यंत्र या फिर वर्षा वितरण, वो पढ़ते हैं। देखो, पर्वतों का वितरण। पर्वतों का वितरण कैसे हैं ये यंत्र जो वर्षा लाते हैं? पर्वत के पवन अभिमुख क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब जो हवा है वो नमी युक्त है, भारी वायु हो गई है और उसके आगे पर्वत आ जाएगा तो फिर क्या करेगी? वो उस पानी को वहीं पे छोड़ देगी, फिर वहाँ पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, और इसके विमुख जो ढाल होते हैं ना, ये पवन विमुख जो ढाल होते हैं, देखो मान लो इधर से हवा आ रही है तो ये वाला तो एरिया है, यहाँ पे तो हवा जो है पानी डाल देगी, यहाँ तो बारिश हो जाएगी। लेकिन ये पीछे वाला एरिया बच गया है, ये है पवन विमुख ढाल। जो पीछे वाला एरिया है ना पर्वत का, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, तो ये कहलाएगा फिर वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट है ITCZ। ITCZ जो है वो कैसे एक यंत्र है वर्षा लाने का? देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो ITCZ वाली जो ये पेटी है ना, इसका खिसकाव 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक हो जाता है। फिर जो भी ये उपमहाद्वीपीय जो भारत वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो मानसूनीय पवनें हैं ये वर्षा करती हैं। इसीलिए जो ITCZ है इसको हम क्या कहते हैं? मानसून द्रोणी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ITCZ को मानसूनी द्रोणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये क्या है? इसका शक्तिशाली होना जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की जो गति होती है वो प्रदान करता है। अगर मान लो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो क्या होगा? तेज तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उस साइड ये तेज तेज हवाएं चलेंगी और ये पवनें क्या होंगी? जब ये पर्वत हैं जो इन हवाओं के आगे अवरोधक के रूप में आ जाएंगी ना, तो ये बारिश लाने में भी सहायक होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम में? अगर ये जेट स्ट्रीम जो है ये ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो जो हवाएं होंगी वो तेज़ गति से चलेंगी और फिर जो ये हवाएं हैं ये नमी लिए हुए होंगी, तो जो बीच में पर्वतीय जो अवरोध हैं वो आएंगे, तो फिर पर्वतीय अवरोध आने से जो वर्षा करेंगी ये हवाएं जो नमी लिए हुए हैं वो पवन का जो ढाल है उसकी साइड ये वर्षा करेंगी और जो पवन विमुख ढाल है वो पर्वत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो रह जाएगा। तो ये है उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट है एल नीनो व दक्षिण दोलन सूचकांक। इसमें क्या है ये देखिए, जब भी क्या होता है जो एल नीनो है ना, जब ये एल नीनो और दक्षिणी दोलन सूचकांक होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जिस वर्ष भी पेरू के तट पर जो एल नीनो होती हैं उनका जन्म होगा तो उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक जो होगा वो नकारात्मक हो जाएगा। अब हम ये देखो कि जो दक्षिणी दोलन सूचकांक है वो होता क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के जो पोर्ट डार्विन और जो फ्रेंच पोलिनेशिया हैं उसके ताहिती के बीच जो वायुदाब में जो अंतर से संबंधित जो सूचकांक होता है ना वो है। ठीक है, जो ये अंतर से संबंधित सूचकांक है ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहित के बीच वायुदाब का जो अंतर होगा उससे संबंधित है ये SOI यानी कि दक्षिणी दोलन सूचकांक। जब जो एल नीनो का जन्म होता है तो ये वाला सूचकांक होता है ना ये नकारात्मक हो जाता है। फिर आगे है
जो ये सूचकांक है प्रशांत महासागरीय जो वोकर सेल है उसको कमजोर कर देगा। जो दक्षिणी दोलन सूचकांक है ना, जब एल नीनो चलेगी तो ये नकारात्मक हो जाएगा और प्रशांत ये जो वोकर सेल है उसको कर देगा कमजोर। फिर जो हिंद महासागरीय जो वोकर सेल है वो हो जाएगी मजबूत, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हेडली सेल है ना भारतीय भूभाग से विस्थापित हो जाएगी और जो मॉनसून है वो भारत में कमजोर पड़ जाएगा। और ये वाली जो स्थिति होती है ये हर साल नहीं होती है, 2 से 5 सालों के अंतराल पर उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार, देखो मानसून में विच्छेद। मानसून में विच्छेद बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक डेफिनेशन दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसका क्या मतलब है मानसून में जो विच्छेद होता है इसका, कि है ना मानसून का जो काल आता है जब ये वर्षा होती है तो मानसून काल में वर्षा के जो आर्द्र दौर और जो शुष्क दौर है वो चलते रहते हैं, यानी कि कम ज़्यादा जो बारिश है वो होती रहती है। क्या होता है कि जब है ना बारिश 1 या 2 सप्ताह तक नहीं होती है ना तो वो लंबा दौर शुष्क निकल जाता है मौसम जो मानसून का होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो ये लंबा शुष्क मौसम निकल जाएगा ना, यही कहलाता है मानसून का विच्छेद होना फ्रेंड्स। तो जो ये मानसून में विच्छेद होना यानी कि 2-3 सप्ताह तक बारिश ना होना मानसून के काल में, मानसून के टाइम पे, ये किसी कारण से होता होगा। तो वो कारण कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले है जो ITCZ की जो स्थिति है ना, मैदानी भागों में जो रहने पर जो वर्षा होती है उसकी स्थिति के कारण ये मानसून विच्छेद होता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय जो अवदाबों की जो आवृत्ति में जो कमी आना होता है उसके कारण भी होता है। नेक्स्ट है जब वाष्प भरी जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा पश्चिम घाट के समानांतर रहे ना तो उस टाइम पे भी मानसून में विच्छेद हो सकता है। और नेक्स्ट है तापमान का जो प्रतिलोपन होता है उसके कारण से भी मानसून विच्छेद हो सकता है। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन क्या होता है, जब सूर्य जो होता है ना वो दक्षिणायन होने के कारण और कुछ दशाएं बनती हैं फ्रेंड्स। मानसून के निवर्त काल में क्या होता है, इसमें देखो इसमें जब है ना सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है ना उस टाइम पे क्या होता है, जो शीतकाल में जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें उच्च दाब का विकास हो जाता है, उच्च वायु दाब होना शुरू हो जाता है और जो ITCZ का जो दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि जो ITCZ है ना वो दक्षिण की ओर सरक जाती है और जो उपोषण जो पछुआ जेट स्ट्रीम है ना वो फिर से अपने स्थान पर लौटने लगती है। और इस टाइम पे एक और क्या होता है, इस टाइम पे ये होता है कि जो हमारा उत्तरी भारत होता है ना वहाँ पे तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भाग होते हैं ना, जो पूर्वी भाग होते हैं प्रायद्वीप के, उनमें बहुत बारिश होती है और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है यहाँ पे। और ये जो वर्षा होती है ना ये अंडमान में जो समुद्र में जो वो चक्रवात पैदा होते हैं ना उसके कारण अंडमान में भी ये बारिश लेके आती है जब ये मानसून का निवर्त काल होता है उस टाइम पे। और इसमें क्या होता है, जो गोदावरी और कृष्णा जो नदियां होती हैं यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टाई जो प्रदेश है ना यहाँ पे तूफान आते हैं और हर साल चक्रवात से यहाँ पे आपदा भी आती है। तो क्या होगा, जो मानसून का निवर्त काल होगा इसमें शीतकाल में जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें जो उच्च वायु दाब है वो विकसित हो जाएगा, ITCZ है वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाएगी और जो जेट स्ट्रीम है वो फिर से अपने स्थानों पर लौट जाएंगे और ये मानसून है ये लगभग चला ही जाएगा। और यहाँ पे इसमें उत्तर भारत में तो बारिश होगी नहीं और जो प्रायद्वीपीय भारत है ना वहाँ पे बारिश होगी और ये चक्रवात पैदा होते हैं अंडमान में और निकोबार के आसपास का जो एरिया ना यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इस टाइम पे मानसून का जब निवर्त काल होता है और जो ये हमारी गोदावरी और कृष्णा नदियाँ हैं ना यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे जो घने जो डेल्टाई प्रदेश हैं यहाँ पे ये तूफान आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आपदा भी वो तूफान लेके आते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, भारत की जो परंपरागत जो ऋतुएं हैं, जो भारत में जो ऋतुएं हम देखते हैं वो कौन सी हैं, 6 ऋतुएं हैं, द्विमासिक 6 ऋतुएं, यानी कि 2-2 महीने की ऋतु आती हैं, वो 6 ऋतु हैं। वो कौन सी हैं देखो। पहली है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग भारत के जो महीने हैं वो हैं चैत्र और वैशाख, यानी कि मार्च अप्रैल में आती हैं जो ये बसंत ऋतु है ये। फिर है ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु है वो मई जून की ऋतु है। वर्षा ऋतु आती है जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु आती है सितंबर अक्टूबर में। हेमंत आती है नवंबर दिसंबर में और शिशिर आती है
जनवरी फरवरी में। ये हैं भारत की जो परंपरागत जो 6 ऋतुएं हैं वो हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में जो वर्षा का वितरण है उसके बारे में और पढ़िए। देखो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ना वो होती है 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर होती है और ये किस कारण से है? ये क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण से है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं सबसे पहले वो पढ़ते हैं हम। देखो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है ना वो हैं पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो, ये सारे के सारे हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ। और जो खासी जयंतिया की जो ये पहाड़ियाँ हैं इनके कुछ भागों में 100 मीटर से भी अधिक जो है वर्षा पाई जाती है। आगे है ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी जो कम जो वर्षा है वो होती है। दूसरा है फ्रेंड्स मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है ना यहाँ पे क्या है कि जो गुजरात का दक्षिणी भाग है, पूर्वी तमिलनाडु है, उड़ीसा है और जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और जो उप हिमालय के साथ लगता हुआ जो हमारा उत्तरी भारत का जो एरिया है ना ये इसमें शामिल करते हैं हम। जो गंगा का मैदान है ना उत्तर की ओर ये वाला एरिया इसमें आता है। और कछार और मणिपुर ये जो एरिया है सारे के सारे इनमें 100 से 200 सेंटीमीटर यानी कि मध्यम जो है वर्षा वो होती है। नेक्स्ट है न्यून वर्षा क्षेत्र। जो न्यून वर्षा क्षेत्र है ना इसमें क्या होता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जे&के, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार इसको हम शामिल करते हैं। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे न्यून वर्षा वाला जो क्षेत्र है इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। जो अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र हैं इसमें क्या है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इसमें जो भाग शामिल है ना वो है लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये वाला जो एरिया है ये अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है यानी कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ होती है। और हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है यानी कि जो हिमालय का एरिया है ना वहाँ पे हिमपात होता है। आगे देखिए वर्षा की परिवर्तितता। वर्षा की परिवर्तितता क्या है? इसमें देखो विचरण गुणांक, ये इसका जो ये सूत्र होगा ये है मानक विचलन को डिवाइड करेंगे माध्य से मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है वर्षा की परिवर्तितता। आगे देखिए नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स भारत के जलवायु प्रदेश। जो भारत के जलवायु प्रदेश हैं इनमें हम जलवायु को कैसे डिनोट करते हैं? सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना वो होता है तापमान और वर्षा। इन दोनों तत्वों के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको वर्गीकृत करते हैं। तो मेन पॉइंट इसमें क्या है? कोपेन मोद्य ने, देखो यहाँ पे कोपेन मोद्य ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। किस आधार पर किया था? तापमान और वर्षा के मासिक मानों के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। और जलवायु को 5 प्रकार का बताया था। देखिए सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सी बताई कोपेन मोद्य ने? जहाँ पे सारा साल तो वर्षा हो और जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरी बताई इन्होंने ये शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वो होती है जहाँ का टेम्परेचर की तुलना में वर्षा जो है वो बहुत कम होती है और जो एरिया वहाँ का शुष्क पाया जाता है। और शुष्कता के कम होने पर वहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थल बन जाते हैं। और शुष्कता अगर अधिक है तो वहाँ पे जो मरुस्थल है वो क्या होगा? मरुस्थल अर्धशुष्क की बजाय पूर्णतः वो एरिया मरुस्थलीय हो जाएगा। क्या कह रहा है? अगर शुष्क जलवायु है वहाँ पे जो वर्षा है ना वो वर्षा है वो तापमान से बहुत कम होती है। और अगर मान लो थोड़ी वर्षा हो रही है तो अर्धशुष्क एरिया कहलाएगा। और अगर मान लो वहाँ पे वर्षा ना के बराबर है तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो मरुस्थलीय हो जाएगा। मरुस्थल को डिनोट करते हैं कैपिटल W से और अर्धशुष्क मरुस्थल को डिनोट करते हैं कैपिटल S से। थर्ड है पॉइंट इसका गर्म जलवायु। गर्म जलवायु में क्या होता है? या सबसे जो ठंडा महीना होता है ना उसका औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होता है और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर रहता है। 18 से लेके और -3 डिग्री तक होगा गर्म जो जलवायु होगा उसका जो टेम्परेचर होगा उन महीनों का वो।
अगला है हिम जलवायु। हिम जलवायु कौन सी होती है? जहाँ सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान होता है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, और जो सबसे ठंडा महीना होता है उसका जो टेम्परेचर हो वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम हो। देखो गर्म जलवायु में तो क्या था, जो सबसे अधिक जो टेम्परेचर होगा वो 18 होगा और सबसे कम होगा वो -3 डिग्री होगा, यानी कि इसके बीच बीच में ही इसका टेम्परेचर होगा। और हिम जलवायु में क्या बताया कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम होगा और -3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम से कम होगा। नेक्स्ट है पांचवा जो भाग बताया उन्होंने, बर्फीली जलवायु। बर्फीली जलवायु में सबसे गर्म महीना जो होता है ना वो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है उसका। बर्फीली में तापमान जो होगा वो 10 डिग्री से भी कम रहेगा। ठीक है, ये तो कोपेन मोदन ने जो जलवायु के प्रकार बताए 5 वो थे फ्रेंड्स। फिर उन्होंने जलवायु से रिलेटेड जो भी ये बताए थे, शुष्क जलवायु, शुष्क या शीत जलवायु, गर्म जलवायु, इनसे रिलेटेड कुछ अक्षर बताए हैं वो और देखिए। इन्होंने कैपिटल S बताया अर्ध मरुस्थल को, W से डिनोट किया मरुस्थल को। फिर कुछ उपभाग बताए। उपभाग जैसे ये स्मॉल f है उसका मतलब है मतलब पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है। स्मॉल m का मतलब है शुष्क मॉनसून है और वहाँ पे वर्षा वन भी है। और स्मॉल w है उसका मतलब है ये शुष्क शीत ऋतु है। स्मॉल h का मतलब है शुष्क और गर्म है वहाँ पे महीना। और ये स्मॉल c का मतलब है 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान जो है वहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। और जी से गंगा का मैदान डिनोट किया। और इसने है ना भारत का जो जलवायु प्रदेश है वो टोटल कितने भागों में बांटी? भारत की जलवायु 8 जलवायु प्रदेशों में बांटी जो कोपेन मोदे हैं उन्होंने। तो देखिए मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। सबसे पहले देखिए मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। हाँ भाई, हमारा जो देश भारत है इसमें तो हम ज़्यादातर मानसून के ऊपर ही डिपेंड है, और जितना हमारा जो कृषि योग्य भूमि है उसमें तो मानसून आती है। तो क्या होता है, हमने अभी अभी एक शब्द यूज़ किया था कि जो कृषि योग्य भूमि है ना उसके वो तो मानसूनीय जुआ है, अगर मानसून आएगी तो ही कृषि होगी। इसीलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था की धुरी है वो किस पर घूम रही है? मानसून पर ही घूम रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है 64%, उसका भरण पोषण किससे हो रहा है? ये प्रथम जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं जो कृषि कार्य हैं उनसे ही हो रहा है, और मानसून नहीं आएगी तो कृषि भी नहीं हो पाएगी। सेकंड है हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर गर्मी रहती है, जिससे क्या होता है सारा साल खेती की जा सकती है। अगर मान लो गर्म ये वहाँ पे ये भाई क्या हो गया, अरे बर्फ़ नहीं गिर रही, जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरेगी तो उस एरिया में क्या हो सकता है, हम खेती कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता, नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। देखो मानसूनीय जलवायु है और विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की जो है मिट्टियाँ भी हैं। और मानसून जो है वो ये नहीं है ना कि एक ही बार में आ रही है, पहले वो जैसे देखो अंडमान में आई, फिर केरल के तट पे आई, फिर महाराष्ट्र से होते हुए फिर सारी जगह ये फैली है। तो इस तरह से क्या है मानसून का वितरण हो रहा है, जिससे हम अलग अलग प्रकार की फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्षा की परिवर्तनीयता, कुछ ये देश के कुछ भागों में सूखा और कुछ बाढ़। हाँ भाई ये तो है। देखो कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे वर्षा कम होती है, कहीं पे देखो जब मॉनसून के लिए जो ये हवाएं चलती हुई आ रही थी, जब हवाएं आई और बीच में पर्वत आ गया तो उसके आगे वाला जो पार्ट था वहाँ पे तो वर्षा होगी, लेकिन जो ये वृष्टि छाया वाला क्षेत्र रह गया जहाँ पे वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पे फसल थोड़े ना हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। हाँ भाई, अगर सही टाइम पे बारिश आ जाएगी तो सिंचाई हो जाएगी, सही टाइम पे बारिश नहीं आएगी तो फिर जो फसल है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है मानसून का अचानक ये प्रस्फोट होना देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। देखो क्या होता है, अचानक से बारिश आ जाती है और नदियों में पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है नदियों में, तो क्या होगा अपरदन होगा, और आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा बाढ़ भी आ जाएगी। बाढ़ आएगी तो वो अपने साथ बहुत सारा नुकसान भी करेगी, अपरदन भी करते हुए चलेगी, मिट्टी का कटाव भी होगा, यही लिख रखा है यहाँ।
आगे है उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी है। तो क्या कह रहा है, जो शीतोष्ण कटिबंध के कारण जो उत्तर भारत में जो वर्षा आती है शीतकाल में, उसके कारण हम क्या करते हैं, जो हमारा गेहूं की फसल है, जो चना की फसल है, इसमें क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इससे हमें क्या होगा, सिंचाई नहीं करनी पड़ती, हमें बारिश से पानी मिल जाता है, फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता को उजागर करती है। हाँ भाई, देखो भारत की जो जलवायु है, देखो जो भी क्या है, जैसे ये देखो यहाँ पे जो समुद्र से लगता हुआ एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, सम जलवायु होगी। लेकिन जो हमारा उत्तरी भारत है, यहाँ पे तो क्या होता है, गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जो ऊपर जो कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग हम रह रहे हैं, वहाँ पे हम भोजन भी वैसा ही करेंगे, और वस्त्र भी उसी के हिसाब से पहनेंगे, और आवास भी उसी के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। अब देखो, जो कोपेन महोदय ने भारत को जो अलग अलग 8 प्रकारों में बांटा था भारत की जलवायु को, वो कौन से हैं। देखो, ये फर्स्ट है AMW। AMW का मतलब क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून कहाँ होता है, गोवा के दक्षिण में, और भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे होता है। दूसरा है AS का मतलब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून होता है तमिलनाडु का जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पे। अगला है AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जो जलवायु होती है वो, और वो कहाँ है, कर्कवृत्त के दक्षिण में। प्रायद्वीपीय जो पठार है ना भारत का, वो अधिकतर भाग इसी में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में। फोर्थ है BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क स्टेपीज जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपीज जलवायु कहाँ है, उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब के कुछ भाग में। अगला है BWHW, गर्म मरुस्थल होते हैं वो। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो BWHW वाला जो गर्म मरुस्थल है वो है। CWG का मतलब है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, यानी कि मानसून है लेकिन शुष्क शीत ऋतु वाला है। इसमें कौन सा एरिया आता है, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर जो भाग है वो आता है इसमें। नेक्स्ट है DFC का मतलब है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, जिसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ई से हम डिनोट करते हैं ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को, जो कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या है, देखिए भूमंडलीय तापन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो कि जो CO2 गैस है ना, उसकी मात्रा हमारे ग्लोब पर बढ़ती जा रही है, हमारी पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। जो CO2 गैस है उसकी मात्रा कैसे बढ़ रही है, देखो अलग अलग जो हमारे ये यंत्र हैं, जैसे देखो हम यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स को, AC और रेफ्रिजरेटर को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, मीथेन गैस है, ये जो गैसें हैं ये यूज़ हो रही हैं, जिनके कारण क्या होगा, जब ये अधिक मात्रा में निकलेंगी तो ये क्या करेंगी, हरित ग्रह जो प्रभाव है उसको ये बढ़ा देंगी। तो क्या होगा, ये जो गर्मी है उसको, ताप को बढ़ाएंगी। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो धरती है उसके ऊपर जो ये भूमंडलीय तापन होगा, यानी कि पृथ्वी का जो भूमंडल का जो ऊपरी सतह है या हमारी जो धरती है उसके ऊपर जो तापमान है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो भूमंडलीय तापन क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन देखो, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ना, CO2 गैस होगी, मीथेन गैस होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, इनके कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना, वही तो है भूमंडलीय तापन। और देखो पिछले 150 वर्षों में क्या है, जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, वो 2100 में, यानी कि 2100 में भूमंडलीय तापमान जो है वो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो 150 सालों से हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो 2 डिग्री सेल्सियस और अधिक बढ़ जाएगा। मान लो अब है ना, गर्मी में जो है टेम्परेचर 42 डिग्री दिखा रहा है, तो आने वाले जो ये 2100 वाला जो शताब्दी आएगी, जो ईस्वी आएगी ना, 2100 वाला सन आएगा, उस पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी पर जो तापन बढ़ रहा है इससे क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। तो देखो,
जो हमारी हिमानियाँ है, जो समुद्री बर्फ़ है, ये सारी की सारी जो बर्फ़ ये हिमानियाँ पिघलेंगी तो क्या होगा, समुद्र में जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो आ रहे हैं और धीरे धीरे वो पानी का जो लेवल है वो समुद्र का वो बढ़ता जाएगा। जो समुद्र का तल है वो अधिक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो धरती है उसका भी कुछ भाग जो है वो डूबता हुआ चला जाएगा। ठीक है, समुद्र का तल बढ़ेगा तो बाढ़ें आएंगी, और बाढ़ें आएंगी तो क्या है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी ये होंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 21वीं शताब्दी तक जो 48 डिग्री सेल्सियस जो समुद्र का तल है ना वो बढ़ जाएगा। 48 सेंटीमीटर, 48 डिग्री सेल्सियस नहीं, 48 सेंटीमीटर जो है समुद्र का तल 21वीं शताब्दी तक बढ़ जाएगा। और जो प्राकृतिक बाढ़ हैं वो बढ़ जाएंगी, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो मलेरिया जैसी जो कीटजन्य बीमारियां हैं ना वो भी बढ़ जाएंगी। और साथ साथ और क्या होगा, जलवायु की सीमाएं भी बदल जाएंगी। जो जलवायु है ना, अलग अलग प्रकार से हमारे ये मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं ये भी बदल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हमने आज ये सब कुछ पढ़ा है। इसके साथ साथ और देखो, जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। तो ये सारे के सारे कारण किस कारण से हो रही है, ये सारे काम जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मलेरिया बढ़ रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, ये किस कारण से हो रहा है, पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन है ये आपको खुद ही करने हैं। फर्स्ट है, ये देखो, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों पर कौन सी वर्षा होती है, ये तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, या स्थानीय वायु परिसंचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, आधा, 1/3, 2/3 या 3/4। थर्ड है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, दैनिक तापांतर कम है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम है, यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो निम्न में से क्या होता है। फर्स्ट है, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। सेकंड है, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। थर्ड है, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता। और लास्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली लू चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, केरल और तटीय कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार द्वीप में, कोरोमंडल तट पर, या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश में। ये थे हमारा जो टॉपिक था जो भारत की जो जलवायु है वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।